यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 22वां दिन है और दोनों ही देशों के बीच होने वाली वार्ताएं लगभग असफल ही रही हैं। पुतिन यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को संप्रभु यानी सॉवरेन कंट्रीज का स्टेटस देना चाहते हैं, दरअसल ये सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जबकि रियलिटी ये है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के वो अलगाववादी हिस्से उनके ही कंट्रोल में रहें और वहां की सरकार क्या करेगी, कैसे चलेगी, ये सारी गाइडेंस पुतिन के माध्यम से ही दी जाए। दरअसल इस युद्ध के पीछे जो मेजर रीजन हो सकता है वो ये है कि पुतिन की एक साम्राज्यवादी और विस्तारवादी सोच कि वो अपने एरिया को और अपने क्षेत्रफल को और अपने प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, रूस के अंदर रहकर भी और वैश्विक स्तर पर भी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है, हम जानते हैं कि रूस काफी ज्यादा पावरफुल है और यूक्रेन पर आसानी से कब्जा वो पा सकता है, लेकिन रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने यूक्रेन क्या कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं यूक्रेन के आगे, जिसके माध्यम से वो रूस को झुका सके, या फिर रूस के द्वारा जो भी अत्याचार यूक्रेन पर किए जा रहे हैं वहां के नागरिकों पर, वहां के सिविलियंस पर, और चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति पुतिन के इस आक्रामक रवैये का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की किसी भी वक्त यूक्रेन को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो अब भी वहां पर डटे हुए हैं, रशिया का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या विकल्प, और यूक्रेन ऐसा क्या करे वो रशिया पर विजय पा सके या फिर रशिया के विस्तारवादी इस प्रभाव से वो बच सके। सबसे पहला काम जो कि जेलेंस्की के द्वारा किया जा सकता है वो है नाटो की सदस्यता लेना। नाटो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 28 यूरोपीय देश, 2 अमेरिकी देश और एशिया का भी एक देश शामिल है। टोटल 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी। नाटो के सदस्य देश एक दूसरे को सैन्य सहायता पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर मिलकर एक साथ अपने सदस्य देशों की मदद वो करते हैं। अमेरिका की तरफ से नाटो जैसे गठबंधन से यूएसएसआर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जहां पर रूस हमेशा से ही नाटो के खतरे की घंटी के रूप में देखता रहा है, अगर यूक्रेन भी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है, यानी नाटो संगठन का सदस्य अगर यूक्रेन भी बनता है, तो यूक्रेन के माध्यम से नाटो रूस से काफी ज्यादा करीब आ जाएगा और हो सकता है उस वक्त पुतिन की इस विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाई जा सके। यूक्रेन के आगे सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है ईयू की सदस्यता लेना। हालांकि जेलेंस्की ने इसके लिए आवेदन कर दिया है और इस आवेदन को यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, लेकिन इस प्रोसेस काफी सिंपल नहीं है कि आपने आज आवेदन किया है और कल आपको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप या सदस्यता मिल जाएगी। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने में काफी लंबा समय लगता है, तो फिलहाल यूक्रेन की तरफ से सदस्यता के लिए यानी मेंबरशिप के लिए अप्लाई तो कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा जब तक प्रोसेस पूरा होगा उस वक्त में इसके बेनिफिट यूक्रेन को भी मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप का मिलना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाने के बाद सदस्य देश को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी वहां पर मिल जाती है। यूरोप की पूरी जो कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं, वैसा ही सेम एनवायरनमेंट एक नए मेंबर को भी मिल जाता है। इसके अलावा प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, खुशहाली और एक स्टेबल डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी पर्पसेस से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि और खुशहाली के अलावा हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई वेजेस एंड पेंशन जैसे बेनिफिट भी यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर्स को मिलते हैं, जो कि किसी नए ज्वाइन करने वाले मेंबर को भी पूरी तरह मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों के बीच फ्री मूवमेंट और फ्री फ्लो होता है, लेबर्स का, कैपिटल का, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी, यानी रोजगार के अवसर, श्रम और पूंजी, इसका पूरा फ्री फ्लो होता है और पूरे के पूरे सदस्य देश एक देश की संकल्पना में आ जाते हैं और बाउंड्रीज का भी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। बाउंड्रीज सिर्फ नाम मात्र के लिए होती हैं। सभी सदस्य देश एकमात्र एक संप्रभु राज्य के रूप में व्यवहार करते हैं, एक सॉवरेन कंट्रीज के रूप में व्यवहार करते हैं। अलग अलग कंट्रीज की जो अलग अलग बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। तो एक यूनाइटेड, एक एकत्रित संगठन यूरोपियन यूनियन है और इसके सदस्य देश काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के माध्यम से 450 मिलियन लोगों की फ्री एक्सेस हो जाती है यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़ के बीच। तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाने के बाद भी ये सारे बेनिफिट्स यूक्रेन को भी मिलेंगे, और जहां यूक्रेन इस वक्त अकेला ही रशिया के आगे खड़ा है, मेंबरशिप की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने के बाद पूरी यूरोपियन यूनियन एक मेंबर के रूप में यूक्रेन की भी हेल्प करेगी। और अगर कोई एक्सटर्नल पावर या कोई भारी शक्ति उस पर अटैक करती है या फिर यूरोपियन यूनियन के किसी भी अन्य सदस्य देश पर अटैक करती है, उस पर हमला करने की कोशिश करती है, तो यूरोपियन यूनियन पूरी एकजुट होकर उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। ऐसी क्रिटिकल स्थिति में और ऐसी कंडीशन में
यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप का पूरी तरह मिल जाना। थर्ड ऑप्शन जो यूक्रेन के आगे अवेलेबल है वो है कि अमेरिका के साथ मिलकर और अन्य पश्चिमी देश के साथ मिलकर यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया का मुकाबला करना। अमेरिका और रूस शुरू से ही आमने सामने खड़े रहे हैं, चाहे वो शीत युद्ध का दौर हो चाहे वो शीत युद्ध के बाद का दौर हो। हालांकि दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के बीच काफ़ी ज़्यादा वार्ताएं, काफ़ी ज़्यादा मुलाकात हुई है, लेकिन अब भी शीत युद्ध वाली स्थिति कभी कभी फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका जो कि हमेशा से ही रूस के खिलाफ खड़ा रहा है, तो अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर उनके साथ समझौते करके, उनके साथ संधियां करके और सारी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर अगर वो रूस का मुकाबला करें, तो ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है और रूस के साथ मुकाबला करने में वो सक्षम या फिर सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस हमेशा से ही विश्व की दो धुरी या दो मेजर सेंट्रल पावर्स रही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो कि यूक्रेन के आगे अवेलेबल है वो है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से वो कोशिश करेंगे किसी तरह से पीस कीपिंग फोर्सेस उनकी कंट्री में भेजी जाए। यूएन पीस कीपर्स के माध्यम से जल्द पीस यानी शांति स्थापित की जाए उनकी कंट्री में। यूनाइटेड नेशन का इस वक्त जो मेजर रोल होना चाहिए वो वास्तव में वो रोल अदा नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि रूस के पास खुद ऑलरेडी वीटो पावर है और जो गलतियां लीग ऑफ नेशन में की गई थी शायद अब भी यूनाइटेड नेशन में भी कुछ ऐसी कमियां हैं। हालांकि लीग ऑफ नेशन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन है और वो अब भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि यूनाइटेड नेशन में किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन जो कि इनडायरेक्टली यूक्रेन के लिए अवेलेबल हो सकता है वो ये है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे इन आक्रमण के बाद अमेरिका ने जो सैंक्शंस रूस पर लगाए हैं, सैंक्शंस एक तरह की आर्थिक पाबंदियां होती हैं जो ट्रेड एक दूसरे देशों के बीच होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, उसे लेकर कुछ लिमिटेशंस अमेरिका ने लगाई हैं। और अगर अन्य देश भी इसी तरीके से रूस पर सैंक्शन अगर इम्पोज करने लग जाएं तो वास्तव में रूस की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होगी। और वर्ल्ड को इस वक्त ये चाहिए, पावरफुल कंट्रीज़ को ये चाहिए वो एक साथ मिलकर रूस पर सैंक्शंस लगाएं। तो रूस के द्वारा किए जा रहे इन आक्रमणों को वजह बनाकर अगर रूस पर सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे, इस तरीके से रूसी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी और रूस की जो लड़ने की क्षमता है उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क देखा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो कि यूक्रेन के लिए अवेलेबल हो सकता है वो ये है कि WTO का जो मोस्ट फेवर नेशन का टैग है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है ट्रेड के मामले में, यानी कि जब दो कंट्रीज जो कि ऑलरेडी WTO के भी मेंबर हैं उन दोनों के बीच आपस में जो ट्रेड और व्यापार होता है, तो अगर उन दोनों कंट्रीज ने किसी एक को या दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा है, तो ट्रेड के मामले में उन दोनों ही कंट्रीज को उन लॉस को, उन रूल्स और रेगुलेशन को इंटरनेशनल ट्रेड के और WTO के उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो कि WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने निर्धारित किए हैं। मोस्ट फेवर नेशन का टैग हट जाने पर हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपने अपने मर्जी से टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है, लेकिन अगर मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा मिला हुआ है तो इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा ढील और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है WTO के माध्यम से। तो जिन कंट्रीज़ ने रशिया को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा है उन्हें उस मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस लेना चाहिए। इस तरीके से रूस के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और जब इंटरनेशनल लेवल पर WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में रूस काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ सकता है। तो यूएस के अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने, इसके अलावा G7 यानी ग्रुप 7 के सदस्य देशों ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि वो WTO का मोस्ट फेवर नेशन का टैग हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन या फिर विकल्प जो कि यूक्रेन के सामने अवेलेबल हो सकता है वो ये है कि रशिया को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये काम यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता। वो यूनाइटेड नेशन को एक मंच बनाकर और अन्य देशों से एक अपील कर कर इस बात की मांग कर सकता है कि वो किस तरीके से रूस को कमज़ोर कर सकता है। अगर किसी मामले में मान लीजिए रूस अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो उसकी सैन्य क्षमता भी जाहिर सी बात है धीरे धीरे कम होगी ही, और जब मिलकर विश्व की बड़ी शक्तियां रूस के खिलाफ ऐसे एक्शन लेंगी और इस शर्त के साथ सैंक्शंस या फिर ट्रेड की जो डील्स हैं उन्हें कैंसिल करेंगी कि अगर वो यूक्रेन से अपनी सेनाओं को वापस बुला लें तो और ट्रेड भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि पहले हुआ करता था। तो इस तरीके से हो सकता है रूस कुछ कमज़ोर पड़ता दिखे। रूस को आर्थिक रूप से ऐसे ही कमज़ोर किया जा सकता है। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रूस के माध्यम से ही निर्यात की जाती है अन्य देश में, और इसके अलावा सऊदी अरब के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। तो ऐसे में अन्य देशों को भी ये चाहिए कि वो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस अन्य देशों से खरीदें, रूस से ना खरीदें। रूस को आर्थिक रूप से जितना कमज़ोर किया जाएगा उसकी सैन्य क्षमता भी धीरे धीरे उतनी ही कमज़ोर पड़ेगी
और इस शर्त के साथ अन्य देश व्यापार बंद करें कि जब तक वो यूक्रेन से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुला ले, हम आपसे किसी भी तरह का आयात निर्यात नहीं करेंगे। सो दोस्तों, ये हैं कुछ पॉइंट्स और कुछ ऑप्शंस जो कि यूक्रेन के सामने अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ प्रयास खुद ज़ेलेंस्की द्वारा किए जा सकते हैं और कुछ जो अन्य ऐसे प्रयास हैं जिसमें वो विश्व के अन्य देशों को एकजुट कर सकते हैं रूस के खिलाफ लड़ने में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि एक ऐसी बड़ी शक्ति के साथ लड़ना, और रशिया जैसी कंट्री जिसका हर मामले में विश्व में दूसरा स्थान आता है, तो क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या ज़ेलेंस्की वास्तव में सारे देशों को एकजुट कर पाएंगे रूस के खिलाफ? ह्यूमैनिटेरियन व्यू से अगर देखा जाए तो वास्तव में हर एक कंट्री को ऐसा करना चाहिए और रूस को जितना हो सके इकोनॉमिकली वीकेंड किया जाना चाहिए, और इस शर्त के साथ कि आप अपनी सेनाओं को वहाँ से वापस बुलाएं, हम आपसे दोबारा व्यापार बहाल कर लेंगे। सो दोस्तों, ये तो कुछ संभावनाएं हैं, कुछ अंदाजे हैं, और आपको क्या लगता है और क्या क्या ऑप्शन यूक्रेन के सामने इस वक्त अवेलेबल हो सकते हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ट्विटर पर और फेसबुक पर यह भी पोस्ट किया था कि रशिया को यूनाइटेड नेशन से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी परमानेंट मेंबर होगा उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन के पास स्थायी सदस्यता है और इन पांचों मेंबर को यूएन से निष्कासित नहीं किया जा सकता, जैसा कि यूएन के चार्टर में क्लियरली लिखा है। और इन 5 मेंबर्स को, यानी P5 के नाम से इनको जाना चाहता है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर होती है और ये पावरफुल कंट्रीज में से एक है, परमानेंट मेंबर्स में से एक हैं, जिनको P5 के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन को, रूस भी इसमें शामिल है और रूस के पास वीटो पावर है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स यानी स्थायी सदस्य है और इसके बाद 10 इन परमानेंट मेंबर्स यानी अस्थायी सदस्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रस्ताव पर ये 15 देश वोट करते हैं और किसी प्रस्ताव के पास होने के लिए 9 वोटों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन 9 वोटों में 5 परमानेंट मेंबर की सहमति का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव जो कि जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में आए, जहाँ पर खुद रशिया को ही बाहर करने की बात की गई हो और रशिया के पास एक ऐसी पावर हो कि अकेले उसके वीटो करने से वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता, तो अपने आप को निष्कासित करने को ये सब प्रस्ताव आए, और तो कोई भी कंट्री ऐसी स्थिति में अपने खिलाफ वोट तो कभी भी नहीं करेगी। तो इस बात पर विचार करना है कि रशिया को यूएन से निष्कासित किया जा सकता है या नहीं, तो ये वास्तव में पूरी तरह इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम सिर्फ मोरलिटी और एक नैतिक मूल्यों के बेसिस पर ही वैश्विक स्तर पर सारे देशों को एकत्रित कर सकते हैं कि वो यूक्रेन के समर्थन में और रूस के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। लगभग 2 हफ्ते पहले रूस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पास होना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इस निंदा प्रस्ताव के समर्थन में टोटल 11 वोट पड़े और विपक्ष में सिर्फ 1 वोट पड़ा। रूस ने इस निंदा प्रस्ताव को ही वीटो किया था और रूस के वीटो करने पर यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। यूएस और ब्रिटेन ने खुलकर इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि भारत, चाइना और यूएई ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया, और भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीयों के प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोज़ अपलोड हों उसके नोटिफिकेशंस तुरंत तो आपको मिल जाएँ और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।